Good morning, sir, and all aspirants. Today we have Sumit sir for the session. So, if you have any query, you may ask by using chatbot or chat math, or also you can use voice method also. So, be ready for this session. And now Sumit sir is also with us. So, be ready. All of you know about me. I'm Sumit Kaila Jagtap. Am I audible now clearly? Yeah, audible, sir. Yes, sir. Okay. So I'm in the IITS, currently undergoing training. I'm at Nair, Vadodara. So I'm sitting in my room. There is some construction work is going on upside our floor. So there might be some interruptions in between. So don't worry. And we can start directly question answer because in that interaction we can have clarity regarding our topics, then material and everything, rather than speaking here and there and falsely motivating you. Okay, is that fine? Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay, you can start. You can start then. Okay, start the questions. If anybody want to ask, they can ask verbally or they can uh, type in chat box. Hello, sir. And sorry, Myself, Himanshu. and sorry, I am positive, so I make up in between. So bear with me for that. Hello, sir. My name is Himanshu Gupta. हाँ ओके हिमांशु, बोलिए, आप बोलिए. सर माय क्वेश्चन इज सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सर जैसे गवर्नेंस रिलेटेड सर फिर सोशल इश्यूज वगैरह सर जैसे हाँ हाँ. आंसर राइटिंग करते हैं तो रैंडमली कोई क्वेश्चन वगैरह देखते हैं सर तो कुछ ही एस्पेक्ट्स उसके समझ में आते हैं सर. अच्छा तो माय अच्छा अच्छा अच्छा. क्वेरी इज सर कि क्या हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पहले उसको पढ़ लें एक बार नोट से रिवाइज करके फिर आंसर लिखें या फिर ऐसे रैंडमली सर. आपने इसके पहले कितने बार क्वेश्चन आंसर लिखे, मतलब कितने बार क्वेश्चंस लिखे इसके पहले आपने? सर 2-3 महीने पहले मैं सर वो इनसाइट्स ऑन इंडिया का वो लिखता था सर उसके बाद छूट गया सर. सिलेबस कंप्लीट करने अच्छा में ही सर ज्यादा टाइम लग जा रहा है. सर टाइम ही नहीं अच्छा. मिल पा रहा है. अरे नहीं, टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा. लेकिन मैं एक बात बताऊंगा. एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन बताइए आप जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक बताइए आप, गवर्नेंस का कोई भी. सर गवर्नेंस का अगर गवर्नेंस की बात करें सर ये सोशल 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 इश्यूज की बात करते हैं सर हाँ सोसाइटी की. बोल हाँ बोलिए ना, टॉपिक बताइए मुझे. सर सर जैसे कि ये हाउ कास्ट इज एक्टिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन ओके पॉलिटिक्स. ओके ओके, अभी इतना एस्पेक्ट है, आपको इसके ऊपर आंसर लिखना है. हाँ यू सर. डोंट, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, अगर आपको कुछ पता ही नहीं कि कास्ट क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, कुछ पता नहीं, बट यू नो हाँ दैट सर. इंडिया में ऐसा चलता है, तो यू गो फॉर ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी. ग्राउंड रियलिटी मतलब क्या, कि आप देखते हो जो टिकट देते हैं, जो पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें जो डोमिनेंट कास्ट है उसे को मेंबर को दिया जाता है. ओके, हो गया, मतलब ये पहला पॉइंट मिल गया आपको. हम्म. दूसरा पॉइंट क्या है कि कास्ट अपील होती है. मतलब जैसे मान लो मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे रीजन में मैं किसको मिलूंगा सबसे पहले जाके, किस मोहल्ले में जाऊंगा? एससी मोहल्ले में जाऊंगा. इससे ओके, मालूम. लेकिन कोई हाँ सर. डोमिनेंट क्लास है तो वो क्या करेगा, किसी एससी एसटी के घर में जाके खाना खाएगा, मतलब अटैचमेंट दिखाएगा. हाँ. ओके, दो चीज हो गई. तीसरा मुद्दा का क्या जाता है, रिजर्वेशन का. रिजर्वेशन का क्या, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन, मतलब क्या कि नहीं हम रिजर्वेशन नहीं जाने देंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इसमें लाएंगे, उसमें लाएंगे, इसी अपील. ओके. चौथी क्या है हाँ. कि कास्ट बेस्ड स्कीम्स, जो स्कीम्स होती है ना गवर्नमेंट की, वो अपने एजेंडा में डालना. ओके. फिर हाँ सर. पांचवा क्या है, जो लोकल हीरोज है कास्ट बेस्ड, मतलब जैसे बिरसा मुंडा हो गए, या फिर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हो गए, बड़ौदा में यहाँ पे सयाजी गायकवाड़ जी हो गए, मतलब ऐसे जो रीजनल हीरोज है, अभी आपने देखा होगा कि उनका ट्रेंड बढ़ रहा है. ओके, हाँ तो सर. वो वोट वोट बैंक को सिक्योरिटाइज करना. अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा पूछा वो तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन था. हाँ. ओके, तो इसका 10 हार्डली 10 मार्क के लिए आएगा, तो आपको 8 एक पॉइंट लिखने, तो 5 तो मैंने बता दिए. बाकी तीसरा सबसे आठवां पॉइंट क्या रहेगा, अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे तो सबसे पहले कास्ट की बात किसने की थी?
सर नो आइडिया। ओके, फिर आपको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन आप चलो 5 पॉइंट मैंने बोल दिए। अभी आपको इंट्रो और कंक्लूजन लिखना है। जो आपको पता है वही मैंने बोली। अगर मैं ज्यादा पॉइंट बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं इसका उसका हाँ ऑथर का सर। नाम लूंगा तो। ओके, तो हम अभी इंट्रो और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इंट्रो में क्या करोगे आप? कास्ट इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन इंडिया सिंस किसके पीरियड से? गुप्ता पीरियड से। गुप्ता के पहले कास्ट इतना डोमिनेंट नहीं था, बराबर। बट with the advent of the democracy, it has started playing vital role in the Indian politics. Okay, हाँ which can be seen from the below given points. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। मतलब जो हाँ चेक कर रहा है उसको तो ये समझ में आ गया कि यार इस बंदे को कास्ट और पॉलिटिक्स पता है, कब आया, कैसे आया, कब आया। ओके, हाँ कंक्लूजन में क्या करने का है? अंबेडकर जी को लेके आने का है। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर rightly said that the caste in the Indian politics will erode the very basic ethos of the Indian Constitution, which stands on the fraternity. Fraternity क्या है? ब्रदरहुड ना, सबसे पहले हाँ fraternity। सर, फ्रेटर्निटी। fraternity को erode करेगा। liberty and equality to the time has come to above the caste and class based politics to move towards the developmental politics, of which trend can be seen in presently seen in the all over the world. ओके, अभी जो मैंने आपको कंक्लूजन बोला और इंट्रो बोला, आपको अपीलिंग लगा? हाँ मतलब ये तो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, मैंने जो इंट्रो और कंक्लूजन बोली आपको अपीलिंग हाँ लगा होगा। और जो पॉइंट मैंने बिल्कुल बोले सर। एकदम जनरल पॉइंट बोले, वो तो कहीं मैं उठा के नहीं लेके आया, जो आपने सामने देख रहे वही पॉइंट लिखे। हाँ तो 10 में से इसको मुझे 4-5 भी मार्क मिल गए, ग्रेटर द सफिशिएंट, मतलब वो ज्यादा स्कोर हो गया 5-6। अगर इसमें हम्म। अगर आपको डाटा पता होगा, कोई भी डाटा पता होगा तो इसमें डाल दीजिए। अभी मुझे बताइए, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये तो जनरल मतलब लेमन टर्म में आ गया आंसर। हाँ, तो हमें आंसर ऐसे लिखने के जो वर्स्ट ना हो, मतलब बाकी बाकी लोग बहुत घटिया लिखते हैं, हमें कम घटिया लिखने, समझे? तो इसलिए ज्यादा बेस्ट की तरफ जाओ मत। अभी आपको आंसर राइटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आप इनसाइड या फिर कहीं से भी आप लिख रहे हैं तो शुरुआत जैसे करते हो वैसे पहले देखो फिर आंसर लिखो। पहले 2 बार पढ़ो फिर आंसर लिखो। फिर 10 दिन बाद एक बार पढ़ो फिर आंसर लिखो। फिर ऐसा 1 महीना चलने दो, 1 महीने बाद बिना देखे आंसर लिखो और फिर देखो कि आपने जो लिखा उससे लिखा है क्या नहीं। ओके, ओके सर। अभी टाइम मैनेजमेंट की बात जो है कि आप देखो टाइम का क्या है कि वो आपके ऊपर है। आप खुद का टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो, मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगा ना कि बिल्कुल आप सर। अपना पर्सनल स्पेस कहाँ देते कहाँ नहीं देते। तो आपको करना पड़ेगा, आपके पास उतना समय है नहीं, तो जितना कम समय में ही आपको आपका टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो खुद इंट्रो, मेंस, कंक्लूजन जैसे लिखते हैं ऐसे नहीं ही। यार, यही आप क्योंकि ये देखो सब किसी को नहीं पता क्या है, लेकिन जो सिलेक्टेड हुए हम जैसे बंदे, एटलीस्ट वन वन मंथ और कंप्लीट 1 मंथ एंड यू हैव टू राइट इट डेली। मतलब हर दिन लिखना है, हर दिन लिखना है, बस लिखना है। और पेन को थोड़ा लाइट वेट चॉइस करो, बहुत हेवी वाला पेन नहीं चाहिए। और कैप कभी पेन के ऊपर मत लगा, उसको बाजू में रखो क्योंकि उससे वेट राइट वेट कम हो जाती है। 2 आवर्स 50 मिनट 55 मिनट्स में सब कवर हो जाते हैं। और डायग्राम्स डालो, अगर आपके पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है तो उसमें डायग्राम्स डालो। इससे क्या होता है कि डायग्राम स्पेस खा जाता है। इंडिया मैप डालो, वर्ल्ड मैप डालो, बाकी कोई ऐसा ड्राइंग निकाल लो, उससे स्पेस खा जाता है। मतलब आपके पास स्पेस रह जाता है, टाइम स्पेस रह जाता है आगे लिखने के लिए। तो आप उसको वो करिए, वो तो बेटर ऑप्शन रहेगा। और थोड़ा वर्ड्स एकदम पतले पतले मत लिखे, मतलब एकदम पतले लिख दिए तो फिर पता चला कि 150 वर्ड्स तो आधे पेज में ही खत्म हो गए। ऐसा मत करो, ऐसे बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिखो। मतलब टाइम भी कवर हो जाता है, वर्ड्स भी कवर हो जाता है, और हमें हैबिट भी लगती है कि वर्ड लिमिट में लिखने की। ओके, ये बेस्ट सोल्यूशन है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अभिषेक जी पूछ रहे, सर आई हैव कंप्लीटेड सिलेबस बट स्टिल फेसिंग दैट लाइक डिडंट कंप्लीट सिलेबस। अरे वो तो इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगा, क्योंकि कभी किसी का पढ़ा ही नहीं होता है। जस्ट हैव लिटिल बिट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, नाउ अगेन यू हैव टू गो थ्रू इट। एटलीस्ट गो थ्रू सिलेबस 3-4 टाइम्स, तो ही आपको थोड़ा तसल्ली लगेगा कि दैट आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस। ओके, सो यू हैव टू
गो इट 4 टाइम्स। और सिलेबस को अगर हम ई कंपाइलेशन करें तो हार्डली मुझे नहीं लगता 50 MB 50 MB या 100 MB से ज्यादा होगा। जस्ट 100 MB डाटा यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट्स ऑल। Karthika is asking, sir, it is necessary to complete full syllabus to practice answer writing. I will suggest yes, because in every question you have to bring different dimensions, and you can bring that dimensions only reading all the. If you are thorough through syllabus, if you are not thorough through syllabus, sorry, if you are not thorough through syllabus, then you cannot bring multi dimensions in your answer. So I will suggest that at least read 4 GS and then start writing the answers. Regarding ethics part, you can do it later. Ankita is asking, good morning, sir. Good morning. Ballpoint pen is better or pilot pen? Could you please suggest some good pens and do we need to stick to it throughout the paper? Yes, if you select any pen, then you have to stick to it throughout your preparations. So I used to use that Natraj gel pen of that 5 rupees, blue color one. You can choose anyone. If you are a healthy guy, then that pilot or ballpoint will not be difficult. And if you are a lightweight, then you can go for that gel pen, 5 rupees or 2 rupees. That are sufficient. Here you don't have to use Parker pen. Okay, so gel pen will be okay. Shaswat is asking, sir, do you direct words like critical analysis or comment means that we have to change our writing method? No. Initially, what you do when you start writing, just write the answers. Don't pay focus towards this word. With practice, you will go. You will be habitual of this word, that what to write in the answer. Okay, but at the initial stages, don't commit such mistakes. So just write whatever you know for the initial 1.5 months. Then after that, go to this directive words. Critically does not mean you have to criticize. Critically means you have to go in the depth. Analyze means you have to do the analysis, means you have to do operations, means उसको चिर फाड़ के उसका देखो. Okay, so these are not hard words, and in every question you have to give 2 sides, whether it is directive words, anything, you just give 2 sides of the story. Okay, that will be a balance one. Wait यार, ऊपर का किसी का छूट गया. Mansa is asking, is the factual data very important? Yes, it is very important to the facts immediately at that point. Not sure about it. अरे यार कुछ भी फेंक देने का मतलब, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि इतना वर्ल्ड में 55% पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी के बिलो, तो आप पॉवर्टी के बिलो अगर नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं आपके पास, तो इतना तो पता है साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉवर्टी, तो फिर वर्ल्ड बैंक का नाम डाल देने का, फिर IMF का नाम डाल देने का, फिर डाल देने का किसी भी फाउंडेशन का नाम डाल देने का, उस तो फिगर डाल देने का, और अभी उसके आगे अराउंड लिख देने का, अराउंड अराउंड 45 अराउंड 50 फेंक देने का, इतना कोई देखता नहीं, लेकिन डाटा चाहिए, मतलब उसको अंडरग्राउंड करो, और फेंकना मतलब ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं चाहिए, मतलब वो 80 रहा और आपने सीधा 20 लिख दिया, ऐसा नहीं चाहिए। अभी वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन, इंडिया का कितना पॉपुलेशन सिटीज में रहता है, 33% है। अगले 50 सालों में मतलब 2050 तक 50+ निकल जाने वाला है, 60+ निकल जाने वाला है, तो आपने सीधा यही नहीं लिख देने का कि 50% पॉपुलेशन अभी इंडिया का सिटीज में और आगे 50 साल में 80 हो जाएगा, ऐसा 25 50 हो जाएगा, 35 50 हो जाएगा, तो चल जाएगा। ओके, और एक ये कौन बोल रहा है, ये आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो यूएन हैबिटेट सबको पता होगा, यूएन हैबिटेट बोल रहा है, ऐसा बोल देने का, तो किसी ना किसी का नाम जोड़ देने का, खुद का नाम कभी नहीं जोड़ने का, मतलब गोली किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की, खुद के कंधे पे रख के नहीं चलाने की, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ब्यूरोक्रेसी का ये रूल है, खुद के ऊपर कोई लेता नहीं, सब इसका उसका नाम लेके किसी और के ऊपर से चलता है। ओके, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर लो। इट इज ओके, फैक्चुअल हो गया, कंसल्ट नहीं हुआ था। हाँ पवन जी, द सिलेबस इज इलेबोरेटिव, डीप में डिस्कस बहुत सारे कोचिंग्स में कर दिया है, जीएस कोर ने तो सेपरेट उसका पैम्पलेट ही बना डाला है, तो कंसोलिडेट करने के लिए अगर आपको हर टॉपिक का अलग अलग कंसोलिडेट चाहिए मटेरियल की जगह पे, तो आई विल सजेस्ट कि फिर आप खुद के नोट्स कंसोलिडेट करो, ना कि सिलेबस, क्योंकि वो तो सिलेबस तो होने से रहा, इतना लंबा सिलेबस इतना बड़ा है, तो खुद के नोट्स ऐसे कंसोलिडेट कर लो, कम 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 करके, तो उससे हो जाएगा। बाकी सिलेबस तो डिफाइन है, मतलब आप लक्ष्मीकांत खुद नोट्स है उसका क्या नोट्स बनाओगे, स्पेक्ट्रम खुद नोट्स है उसका क्या नोट्स बनाओगे, तो उसके अलावा जो चीजें उनको कंक्लूड करना चालू कर दो, फिर कम लगेगा आपको।
Shivam ji asking skip intro and conclusion. No, that is not fine. If you don't write body, then it will be okay, but you don't have to skip intro and conclusion. ओके और बहुत ही टाइम नहीं है, मतलब एक दो क्वेश्चन में चल जाता है, टू क्वेश्चन में ओके नो प्रॉब्लम, बट इन ऑल द क्वेश्चन इट इज नॉट गुड. दो क्वेश्चन में सामने वाला भी एक दो मार्क दे देता है, 1-2 मार्क इज गुड इनफ टू चेंज योर सर्विस और कैडर. But if you are doing it in every question, then that is not a good strategy. So you'll have to work on it. Ankita is asking, I take a lot of time to finish the subject and then to revise it on the subject, as I feel I have a lot of to study and finish the syllabus. Ankita ji, for initial 6 months or 1 year, you will feel such things, because all things which you are reading it for the first time. फिर सेकंड टाइम आप पढ़ रहे हो, तो इन दिस केस आपको हर पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा. एवरी यू विल थिंक दैट दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और ये होता है बिकॉज हमें लगता है कि यार यूपीएससी तो बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको फोड़ना पड़ेगा, तो हर चीज हर छोटे 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 चीज को रटना पड़ेगा, हर हर तिनके को भी समझ लेना पड़ेगा. बट ओवर अ टाइम पीरियड यू विल कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इररिलेवेंट इन ऑल द बुक्स एक्सेप्ट दिस लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, नितिन सिंघानिया, शंकर आयस, इनको छोड़ के आप जो भी किताबें पढ़ रहे, इवन द एनसीईआरटी 10 पूरे 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी अगर इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए अगर निकालोगे तो हार्डली इट विल बी 50 पेजेस, नॉट मोर देन दैट. बट आपको ये ओवर द टाइम पता चलेगा, नॉट ऑल ऑफ द सडन. सो इट्स ओके टू at initial stages to take lot of time and to choose the subject. So chill, but you continue with it. और इतना सोचो कि इस बार अगर 15 दिन लगे किसी सब्जेक्ट को, तो नेक्स्ट टाइम उसको 12 तक लेके आना है, उसके बाद 9 तक लेके आना है. सो गो लाइक दिस, ओके, मींस हैव प्लान एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ओके, तो हो जाएगा. Shruti is asking, sir, can you guide regarding ethics case history, like the tractor rally on Republic Day and law and order? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते ट्रैक्टर रैली और लॉ एंड people, and these are political things, so UPSC will not ask such things, okay. लेकिन ऐसा आ भी जाता है तो you have to take the government side and it depends on you who you are, आपको क्या रोल असाइन किया. if you are a farmer, if the case study is mentioning, if you are a farmer and you are organizing a farmers rally in the Delhi, okay, अगर आप दिल्ली में farmers rally organize कर रहे हैं and some miscreant उन्होंने लाल किले पे फ्लैग ये कर दिया या फिर पुलिस से मारपीट कर ली, एंड यू आर द लीडर ऑफ द रैली, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ योर एक्शन. ऐसा अगर पूछा तो अलग बात है. if second scenario is that if you are a IPS officer as posted as assistant commissioner in Lal Killa area, Red Fort area, and the farmers, the violent farmers are approaching, so what are the course of actions available with you? I think I don't think so they will ask such controversial questions. I don't think so. गुड मॉर्निंग सर. पूछिए ना. हाँ जी. सर आई जस्ट वांट टू नो कि अगर मतलब भाई हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से इसको टैकल कैसे करेंगे, मतलब इट्स नॉट अबाउट द रिपब्लिक डे, अगर कोई और भी केस हिस्ट्री होती, जैसे मानो हम असिस्टेंट कमिश्नर है और ऊपर से प्रेशर है कि नहीं भी करना कुछ, एंड हमें पुलिस मतलब जैसे वहां पे वो वॉल से वो कर रहे हैं, मतलब मुझे सिर्फ आइडिया चाहिए कि ओके इन फॉर एवरी केस स्टडी यू हैव 5 कोर्स ऑफ एक्शन. आपने एथिक्स पढ़ा है इसके पहले? हाँ जी सर, मैंने पढ़ा तो है. हाँ, तो उसमें आपने अगर आपने थ्योरीज यूज करनी, आपने थ्योरीज में 5 एस्पेक्ट पढ़े क्या? एक डिओंटोलॉजिकल, एक राइट बेसिक, इक्वालिटी, एक मिडिल पाथ और एक यूटिलिटेरियन. बस इसी को अप्लाई करना है. मतलब पहले डिओंटोलॉजिकल डालना है, मतलब आपका ड्यूटी क्या करता है, व्हाट इज योर रोल. तो आप ड्यूटी करोगे तो उसके ऊपर उसका एनालिसिस लिखोगे. मतलब मेरा ड्यूटी क्या है, दैट आई विल स्टॉप द रैली, I have to maintain the law and order, okay? Law and order. And stop the rally in which case? Stop the rally in which case? If the farmers are armed, otherwise they have constitutional right to organize protest, okay? But not a violent protest. हाँ जी सर. सही बात है ना? So हाँ जी क्या करोगे आप? और उसके अगर आप देखोगे सेक्शन 144 अप्लाई किया है क्या नहीं, अगर सेक्शन 144 है तो आप 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे नहीं आ सकते, ओके? नहीं इकट्ठे हो सकते. हाँ जी सर. हाँ, so your duty approach. Second is your right base. तो farmers का right क्या है? They are organized for their rights, okay? And constitution में बोल दिया right to article 21 liberty हर एक को.
हाँ जी 19 सर। में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। देन ठीक है व्हाट सर। व्हाट व्हाट यू थिंक। देन थर्ड इज यूटिलिटेरियन, मतलब मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, बराबर। तो अगर हाँ ये जी कुछ सर। कर रहे हैं तो पूरे इंडिया के फार्मर्स को कुछ बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या उनका खुद का माइनर एजेंडा है, मतलब जो सेल्फ ओरिएंटेड है, जो खुद का सोच रहे हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ जी सर। ये सोचना है। तो सर फोर्थ क्या इसमें होता है। मैक्सिमम गुड, मतलब अगर हम यही वाला केस लेके चले तो इसमें मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल कैसे, जैसे फार्मर्स तो फिर भी लिमिटेड थे लेकिन पूरा एरिया ब्लॉक हो गया। No. Then there is a fifth course of action that is called as the middle path, which was given by Aristotle. ओके, मतलब बुद्धा या एरिस्टोटल, अरिस्टोटल, हाँ। कोट एनी वन, गोल्डन हाँ मीन। बुद्धा, गोल्डन मीन। तो आप मैक्सिमा मैक्स मीन अप्रोच है ना, मैक्स मीन, मैक्स एंड मीन, तो आप उसी को हाँ जी पकड़ो। सर। कि क्या है कि यू विल, सबसे पहले तो आप 4 बार 3 बार जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर उससे फार्मर्स को बताओगे कि सेक्शन 144 चल रहा है, आपके केस स्टडी में दिया रहेगा सब कुछ ठीक है कि यू सर। कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ रैली, यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज, 3 बार दे दिया। चौथा क्या है, यू हैव टू वाटर कैनॉन्स, यूज ऑफ टीयर गैस, देन हाँ जी लास्ट सर। ऑप्शन विल बी फायर। ओके। ठीक है और सर। उसके बाद आप फार्मर्स के लीडर को परस्यू करने के भी, उनके लीडर से बात करने, ये सब करने से पहले फार्मर के लीडर से बात करने की कोशिश करोगे, दैट विल बी अ ठीक है मीडिएटर सर। बिटवीन ही एंड अदर काउंटर पार्ट। मतलब काउंटर पार्ट हाँ कौन सा, जी। आपका काउंटर पार्ट, आपका, यू आर अ गवर्नमेंट एसीपी ना, तो आपके जो हाँ जी एसपी सर। साहब है या फिर कलेक्टर साहब है, उनको आप कुछ चैनल ओपन करने की कोशिश करोगे। नहीं हुआ तो ठीक देन है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देन यू विल हैव टू गो फॉर दिस कोर्सिव एक्शंस। ओके। सबसे टीयर पहले दो गैस एक्शंस होते हैं, एक परवेसिव, मतलब परस्यू करना, परस्यू, ठीक और है दूसरा सर। कोर्सिव। तो पहले परस्यूएंस, अगर परस्यू करना फेल हो गया तो कोर्सिव के लिए चले जाओ। ठीक है सर। ओके। ओके, हाँ मतलब कोई भी केस थैंक स्टडी यू आने दो, सर। पांच, ये 5 अप्रोच, 5 मतलब चिपकाए ये रहने, और ये डेंटोलॉजी, थ्योरी में भी है। टिलॉजी, ये सब लेके। हाँ, और सर या इनके आपको कुछ थिंकर्स पे मेंशन करने हैं कि ये इसने दी नहीं थी नहीं, एंड ये मतलब। नो, इन केस स्टडी यू डोंट हैव टू मेंशन द थिंकर्स, बिकॉज केस स्टडी इज ऑल अबाउट यू, व्हाट यू थिंक। आई ठीक है जस्ट, सर। मैंने आपको अप्रोच दिए, क्योंकि अप्रोच मतलब क्या, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि केस स्टडी को कैसे जाओ, क्योंकि अगर आप इस साल की केस स्टडी देखोगे तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है वो, कहना क्योंकि क्या चाहते हैं लंबी वही समझ लेंदी में भी नहीं बहुत थी आएगा। सर। हाँ वो नहीं, लेंदी लेंदी भी। छोड़ो यार, लेंदी से मैटर नहीं करता, बट कहना क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट, वही समझ में नहीं आ रहा है। पहला जो क्वेश्चन पूछा वही तीसरा पूछा उन्होंने, और पिछले एग्जैक्टली साल भी सर। वही था केस स्टडी। पहला जो क्वेश्चन था, मतलब लास्ट की केस स्टडी अगर आप देखोगे, पहला जो हाँ जी क्वेश्चन है सर। वही दूसरे में पूछ रहे, वही तीसरे में लिख रहे। मैंने तो तीनों में आंसर सेम ही लिखे आ गया था, बस इंजीनियरिंग की तरह वर्ड्स उल्टे पुल्टे किए थे, फिर 140 दे दिए उन्होंने। यू कैंट से आंसर क्या व्हाट इज कहा क्या चल जाता है। मतलब कैसे अप्रोच करें, प्रैक्टिस करें केस स्टडीज के लिए। अरे यार, मैंने तो क्या किया था, मैंने कोई प्रैक्टिस विक्टिस नहीं की, वो विजन के 55 केस स्टडीज थे, उसको रट के चला गया हाँ था मैं। जी हाँ जी। तो उसको रट के चला गया उससे था ये, हो जाएगा। ज्यादा कुछ है, उसको रट ठीक लो है उसको। सर। आंसर अगर स्टैंडर्ड इसी ऑपरेटिंग केस में अगर प्रोसीजर हम रट लो। हम्म, डीसी की तरफ से करें कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो उस केस वही में हम डीसी कैसे के हम। पास भी वही वही राइट्स है, डीसी हैज मोर राइट्स। डीसी फार्मर से बात करेगा, उनके डिमांड एड्रेस करेगा। तो डीसी इज द बस पर्सन यही सब है कि हु इज अ परसुएशन मीडिएटर। और ये सब। हाँ, वही कॉमन थिंग है, सब जगह चिपका देने का, ठीक। ठीक है सर। ठीक है। उसी को थैंक यू सर। वही वही मार्क्स मिलते हैं। ओके। हाँ जी सर। Uh, Ganesh Ram is asking, good, can we differentiate of each question and can you suggest any practice measures like that? Differentiate यार, आप गणेश राम जी, आप क्वेश्चन, हाँ, डिफरेंशिएट प्रेजेंटेशन, वही एक में डायग्राम डाल दो, उसके नीचे पॉइंट बेस लिख दो, उसके नीचे अलग वाला डायग्राम डाल दो। मतलब मेरे पास तो 29 प्रकार के डायग्राम बना के रखे हैं मैंने खुद के, आप भी ट्राई कर लो। पहले सर्कल लेके, फिर एक, फिर बाजू के कोने में एक बॉक्स निकालो, फिर ऐसे ऐसे लाइन मार के उसके आगे सिंगल सिंगल पॉइंट, ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा करते चले जाने का है। किसी में ग्राफ दिखा दो, एजुकेशन का आ गया तो एक ग्राफ बना दो, 1919 में इतना, अपना 1819 में कितना परसेंट था, 2% था शायद, फिर 1950 में कितना चला गया, अराउंड 2022 के आसपास चला गया, 70 तक कितना चला गया, 50 के आसपास चला गया, अभी कितना चला गया, 70 80,